5 के फंडे के विनिंग सीरीज 64 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑल 3 नेम्स एक्सेप्ट वन शोन अ स्पेशल पोजीशन ऑफ द मून। चंद्रमा की एक स्पेशल पोजीशन है, वो 3 नाम से दिखती है, एक्सेप्ट वन, जो ऑड नेम हमें ढूंढ लेना है, फाइंड आउट द ऑड नेम। ए सुपर मून, बी स्ट्रॉबेरी मून, सी पेरिजी सी जी ई मून और डी ब्लड मून। आंसर क्लिक करना है, कीजिए आंसर क्लिक। कर लिया? चलो मैं क्लिक करता हूं, मैच करो। आंसर इज डी ब्लड मून। ये नहीं है भाई, ब्लड मून नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों एक ही पोजीशन है, सुपर मून, स्ट्रॉबेरी मून और पेरिजी सीजीगी मून। देख लेते न्यूज में क्या है। भाई न्यूज में ऐसा है कि 14 जून 2022 को जर्मनी, यूएसए, टर्की, चाइना और स्पेन, यहां पे सभी जगह से जो है ये सुपर मून देखने को मिला है। सुपर मून की टर्मिनोलॉजी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर जो है रिचर्ड नोले, इन्होंने 1979 में दिया था। ये कब होता है? जब अर्थ जो है, ये अर्थ हो गई, ये अर्थ को चक्कर काटते काटते जो है मून 2 पोजीशन में रहता है ना। ये हो गई नजदीक की पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज अ पेरिजी। ये हो गई दूर की पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज अ एपोजी। ठीक है, अब ये पेरिजी और एपोजी यानी दूर है, बराबर है। चांद दूर है तो ऑब्वियसली छोटा दिखेगा, चांद नजदीक है तो बड़ा दिखेगा। फुल मून कौन से सीजन में? फुल मून पोजीशन, फुल मून पोजीशन ये सी जी जी पोजीशन में आते हैं और ये पेरिजी, ठीक है, इस कंडीशन में ये दिखेगा। या पेरिजी का डिस्टेंस इन जनरल देख लीजिए, 222,000 माइल्स, और एपोजी का जो है 253,000 माइल्स। अब ये पेरिजी में जब आता है तो ये जो मून है ये 14% ज्यादा दिख जाता है और 30% ब्राइटर देन एपोजी। ये ध्यान में रखो, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब ये नजदीक है करके पेरिजी और ये सी जी की पोजीशन में आता है, तभी तो ये फुल मून दिखेगा, इसलिए पेरिजी सी जी की मून पोजीशन कहते हैं। उसी वक्त नॉर्थ अमेरिका में जो है स्ट्रॉबेरी ब्लॉसमिंग रहता है, स्ट्रॉबेरी का सीजन रहता है, इसलिए इसको स्ट्रॉबेरी मून भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित विधान देखिए। 1. When Internet Explorer was launched, the Netscape Navigator was a dominant web browser. जब इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च किया गया था तब नेटस्कैफे नेविगेटर ये डोमिनेंट वेब ब्राउजर था, पहला विधान। दूसरा है टुडे, आज के दिन, इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर्स एक सक्सेसर, इंटरनेट एक्सप्लोरर का कौन सक्सेसर है? माइक्रोसॉफ्ट एज इज द थर्ड मोस्ट डोमिनेटेड ब्राउजर, ये थर्ड मोस्ट डोमिनेटेड ब्राउजर माना जाता है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? 2 विधान दिए हैं। पहले इसमें कहा गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर जब लॉन्च किया तब नेटस्कैफे नेविगेटर टॉप था, डोमिनेंट ब्राउजर था, और दूसरा है आज की स्थिति में इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो सक्सेसर है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये थर्ड डोमिनेटेड ब्राउजर है। तो क्लिक कीजिए, मैच करते आंसर, मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, दोनों विधान जो है करेक्ट है। चलो देख लेते क्या न्यूज में है। मामला ऐसा है भाई कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है 27 साल के बाद, 27 इयर्स के बाद अभी एक्सपायर्ड हो रहा है ना। ये एक्सपायर्ड हो गया इन द सेंस 15 जून 2022 से माइक्रोसॉफ्ट ने बोल दिया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो सपोर्ट सिस्टम लगती थी वो हम विड्रॉल कर रहे हैं। फर्स्ट वर्जन इसका 1995 में लॉन्च किया था जब नेटस्कैफे जो है डोमिनेट था, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है ये इसने बीच में क्या किया था
कि ये इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंडल में डाल दिया, यानी जब भी सॉफ्टवेयर लेना है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का माइक्रोसॉफ्ट से, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ अटैच रहेगा। तो इसके ऊपर केस भी चला भाई। अब ये क्यों ऐसा करता था माइक्रोसॉफ्ट भाई, तो अपना डोमिनेशन, अपनी मोनोपोली बनाने के लिए, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर मोजिला का फायरफॉक्स था, ओपेरा था, गूगल का क्रोम था, तो उनको डोमिनेट करने के लिए, उनके अगेंस्ट में मोनोपोली करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ये धंधा करता था। तो यूरोपियन यूनियन में वगैरह इसके ऊपर केस चली थी। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर 2000 के फेज में देखा जाए तो 90% इसका शेयर था ब्राउजिंग में, तो सबसे डोमिनेट था, लेकिन ये बड़ा स्लो था, हैकिंग बड़ी आसानी से हो जाती थी, तो काफी कंप्लेंट थी, इसलिए फिर नए वर्जन्स आ गए। अभी इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने भी माइक्रोसॉफ्ट एज ला लिया। गूगल का अभी पॉपुलर है, गूगल क्रोम जो है अभी 65% शेयर है इसका। एप्पल का सफारी जो है 19% है, और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है इसका सक्सेसर वो सिर्फ 4% है, फायरफॉक्स के जस्ट आगे है। तो थर्ड डोमिनेट है, यस एक्सेप्टेड, पर लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन अभी ज्यादा नहीं है जिस ढंग से इंटरनेट एक्सप्लोरर का था। थर्ड क्वेश्चन, ऑपरेशन बरखाने। ऑपरेशन बरखाने क्या है? ए, एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशन ऑफ फ्रेंच मिलिट्री इन साहिल रीजन कंट्रीज। जो साहिल प्रदेश है अफ्रीका का, वो कंट्रीज में फ्रेंच मिलिट्री का एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशन चल रहा है। दूसरा है बी, ऑपरेशन ऑफ यूएसए अगेंस्ट तालिबान इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पश्चिम क्षेत्र में जो है तालिबान के अगेंस्ट में अमेरिका का ऑपरेशन। सी, नाटो ऑपरेशन टू सपोर्ट यूक्रेन अगेंस्ट रशियन इन्वेजन बाय सप्लाइंग एडवांस्ड वेपन। नाटो का अपना एक ऑपरेशन है यूक्रेन को सपोर्ट करना, यूक्रेन रशियन वॉर में, कौन सी से, तो एडवांस वेपन के थ्रू। और डी लास्ट जो है, सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ इंडिया इन द कश्मीर टू चेक आउट द टारगेट किलिंग्स बाय द मिलिटेंट। हाल ही में जो टारगेट किलिंग्स चल रही है उसके अगेंस्ट में इंडिया का सर्जिकल स्ट्राइक। तो क्या है देखते हैं, क्लिक करूं, चलो क्लिक करता हूं, मैच करो। आंसर इज ए, आंसर इज ए, इट्स एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशन ऑफ फ्रेंच मिलिट्री इन साहेल रीजन। हाल ही में फ्रेंच मिलिट्री यहां से विड्रॉल कर चुकी है, विड्रॉलिंग पोजीशन में चली गई है। चलो देख लेते न्यूज में क्या है। भाई न्यूज ऐसी है कि फ्रांस ने कहा है कि आईएस का जो है माली में टॉपमोस्ट बंदा जो है ओमेया ओल्द अल बाकाए, इसको पकड़ा है, उन्होंने अरेस्ट किया है, कैप्चर किया है। ये बिल्कुल माली नाइगर बॉर्डर पर ये उसको पकड़ लिया गया। अब ये साहेल रीजन में ये बड़ा प्रॉब्लम है इस्लामिक मिलिटेंट का, है ना, ये जो वेस्ट अफ्रीका में साहेल रीजन है। ये ध्यान में रखो दोस्तों, साहेल रीजन में कौन सी कंट्रीज आती है ये भी आप पढ़ के रख देना, वो कंट्रीज के नाम, साथ में उनके कैपिटल्स के नाम, थोड़ा मैप भी देख लेना, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं। तो ये एरिया थोड़ा सा क्रिटिकल के एरिया हो गया है। अब ऐसा है कि फ्रांस और मिलिट्री जुंटा में काफी तनाव का वातावरण चल रहा है, और इसी वजह से फ्रांस ने डिसाइड कर लिया कि चलो भाई विड्रॉल कर लेते। अभी ये जो है फ्रांस, एक्चुअली फ्रांस की पहली की कुछ कॉलोनीज थी, अब 2013 में इसने अपना डिप्लॉयड कर दिया था मिलिट्री, है ना, किसके अगेंस्ट में, जो मिलिटेंट्स है, जो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट है, ये जो मिलिटेंट है इनकी घुसखोरी को रोकने के लिए ये मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा रहा था। फोर्थ क्वेश्चन, I appeal to the nation to cut down the consumption of tea by 1 or 2 cups because we import tea on loan। है ना, मैं अपील करता हूं देश को कि भाई चाय जो है 1 या 2 कप पीना कम कर दो, यानी जो 1-2 कप तो भी पीना कम कर दो, क्योंकि हम लोन पर अभी इंपोर्ट करेंगे टी, ये ऐलान कर दिया। रिसेंटली दिस अपील to the countrymen given by Federal Minister of Planning of which country, कौन से कंट्री का फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग थे, ड्यू टू हेवी डिप्लेशन ऑफ इट्स फॉरेक्स, उसके अपने फॉरेक्स का प्रॉब्लम आने की वजह से। कौन से थे? ए जो है बेल्जियम, बी पाकिस्तान, सी वेनेजुएला और डी नेपाल। कौन सा ऐसा देश है
जहां के फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग ने ऐलान कर दिया, लोगों का आह्वान कर दिया कि चाय कम पीजिए। आंसर क्लिक करूं? ओके, चलो मैच करते हैं। आंसर इज बी, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश जो है वो भी बुरे हालात में जा रहा है, श्रीलंका भी जा रहा है, बहुत बुरे हालत है सभी के, है ना। तो अभी पाकिस्तान ने कहा है कि भाई हमारा फॉरेक्स कम हो गया है। बीच में हमने ये देखा कि एनर्जी आउटेज का भी उनका प्रॉब्लम था, फ्यूल का प्रॉब्लम है। चलो देख लेते थोड़ा सा न्यूज। भाई न्यूज हल्की हल्की है, हल्की हल्की न्यूज क्या है कि कट डाउन ऑन टी टू हेल्प इंपोर्ट बिल्स अपील द मिनिस्टर। पिछले वक्त जो था, इस बार जो है इन द फिस्कल 2021-22 83.88 बिलियन वर्थ टी जो है वो हमने कंज्यूम कर डाली पाकिस्तान ने, ऐसा उनका कहना है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ टी है, उसके लिए हमको बरो करना पड़ रहा है, ऐसा मिनिस्टर का कहना है। अभी फिलहाल में हाल ही के फिस्कल ईयर में जो है पिछले फिस्कल से 13 बिलियन जो रुपीस उतना ज्यादा इंपोर्ट हो चुका है। तो बुरे हाल है भाई। इसी वजह से जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग आशान इकबाल है, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा है कि देखो जैसे आधा कप है तो भाई चाय थोड़ा कम पिया करो। लास्ट क्वेश्चन, a parity of 5 or more viable births with previous pregnancies of 28 or more weeks of gestation is called as। ऐसी पैरिटी जहां पे 5 या उससे ज्यादा बर्थ होते हैं, एक 28 वीक या उससे ज्यादा का गैप रहता है 2 डिलीवरी में, उसे क्या कहते हैं, है ना। ऐसे बर्थ 5 या उससे ज्यादा जो 28 मिनिमम 28 वीक के गैप में होते हैं उसे क्या कहते हैं। ए नल्ली पैरिटी, बी प्रीमी पैरिटी, सी लो पैरिटी एंड डी ग्रैंड मल्टी पैरिटी। आंसर क्लिक कीजिए, मैं क्लिक कर रहा हूं। चलो मैच करते हैं आंसर। आंसर इज डी, ग्रैंड मल्टी पैरिटी। आंसर इज डी, ग्रैंड मल्टी पैरिटी, है ना। नल्ली यदि देखा जाए हम, है ना, नल्ली यानी नील, नल्ली यानी नील, नल्ली यानी नील यानी 0 डिलीवरी, डिलीवरी नहीं होती भाई, है ना। ये जो डेवलप कंट्री वहां पे है, ये पकड़ लो। प्रीमी, प्रीमी यानी बहुत कम, प्रीमी यानी बस शुरुआत, यानी 1 डिलीवरी पकड़ लो, 1 डिलीवरी, ये 0 डिलीवरी, ये 1 डिलीवरी। कौन सी? नॉन ग्रेविड वुमन यानी नॉन प्रेग्नेंट वुमन को काउंट करते हुए, नॉन प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है। अब ये लो पैरिटी जो है, लो पैरिटी का मतलब होता है 2 से 4, कितना? 2 से 4 डिलीवरी, है ना, 2 से 4 डिलीवरी। ग्रैंड यानी 4 से ज्यादा, यानी इन द सेंस 5 या उससे ज्यादा होती है, तो ठीक है। क्या न्यूज में है देख लेते हैं। भाई न्यूज ऐसी है कि पेटिशन डाल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि पॉपुलेशन जो लॉ है ना, उसको और ज्यादा स्टिंजेंट बना जाए और ज्यादा मतलब मजबूत बनाया जाए। अब देविकानंदन ठाकुर जी जो है मथुरा के, उन्होंने ये केस डाला है और उन्होंने कहा है कि भाई इसके वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट्स वो वायलेट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग राइट टू पीसफुल स्लीप अलॉन्ग विद द क्लीन एयर, वाटर, फूड, हेल्थ और शेल्टर, है ना। और कहा है कि इसके वजह से रिपीटेड चाइल्ड बेयरिंग की वजह से वुमन पर बहुत ही बुरा असर गिरता है। ओके, तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कहता है? गवर्नमेंट ने अपनी दलीलें दी सुप्रीम कोर्ट को, कहा है कि भाई हम यदि देखें 2001 2011 ये यदि डिकेड देखें तो पिछले 100 साल में सबसे कम ग्रोथ रहा है। देखो 2000 यदि हम देखते हैं 2001 टू 2011 ये यदि देखा जाए, हम देखो तो 17.7, हम एक्सपेक्टेड ये भी कर रहे हैं 12.6, यानी कम हो रहा है भाई। देखो धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिंजेंट एक्ट को परमिट नहीं करती है ना। हमारे जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वो वॉलेंटरी बेस पर है और कैफेटेरिया अप्रोच पर है। भाई ये तो हमने पहले कर चुके थे 1976 में, है ना, स्टरलाइजेशन प्रोग्राम कंपलसरी, और उसके क्या हाल हो गए मालूम है, आपको भी मालूम है ना। जब कंपलसरी कोई होता है तो उसके विपरीत परिणाम गिरते हैं, खास विपरीत परिणाम यानी मेन यानी वुमन पर गिरते, जेंडर पर गिरते हैं। आप देखो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में चली है, स्ट्रिंजेंट पॉपुलेशन एक्ट था, तो हम क्या देखते हैं, जेंडर बायस हो गया, वहां पे सीधा सीधा सेक्स रेशियो बहुत ही बुरा हो गया, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे से, और जिसको हम कहते हैं वेलफेयर वे से, या फिर जिसको लिबरल पॉलिसी से ही ये हो सकता है, पब्लिक को सेंसिटाइज करे, अवेयर करे। और खास बात यदि देखते हैं, रधो कर्वे करके थे जिन्होंने इसके ऊपर एक मराठी में ये लिखा था, संतति नियमन करके। उन्होंने कहा था कि भाई जिस वक्त, उस वक्त कहा था बहुत पहले, जिस वक्त पब्लिक को बच्चे पालना कठिन हो जाएगा तो ज्यादा बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे। तो यदि एजुकेशन कॉस्ट बढ़ गई, हेल्थ कॉस्ट बढ़ गई, तो अपने आप ये होता है ऑब्वियसली। अब यदि लोगों को पता चले कि भाई एक बच्चा यदि रहता है और उसको यदि बेहतरीन पढ़ाए तो इसके आउटपुट अच्छे है, भाई इनपुट आउटपुट रेशियो का है यार, ये आउटपुट अच्छे है भाई, तो ऑब्वियसली एक बच्चा सोचेंगे। भाई क्या होता है, इंडिया इज अ पुअर कंट्री, और गरीब के लिए खास बात क्या है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखे, यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ज्यादा बच्चे यदि रहते हैं तो बेनिफिशियर है, उसके उतने ज्यादा भीख मांगने को हाथ होते हैं, राइट। तो इसी वजह से कैसा है कि हमने सिचुएशन बदलानी चाहिए। इंडिया में यदि हमने एजुकेशन और हेल्थ इस पर अच्छा स्ट्रेस कर दिया, अच्छा फोकस कर दिया, अच्छे जॉब यदि क्रिएट कर दे, एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा दोनों जेंडर को इन्वॉल्व कर दे, तो अपने आप मैरिज एज भी बढ़ जाएगा। अच्छा एजुकेशन लगे तो मैच्योरिटी आ जाएगी और अपने आप बच्चे कम हो जाएंगे। भाई इतना सिंपल सा तो है, हमारा कम भी तो हो रहा है, उसके लिए लॉ बनाने की क्या जरूरत है ना देविका नंदन जी, देख लीजिए, है ना। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन हमने 1994 के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के हम सिग्नेटरी, और वहां पे भी ये अलाउ नहीं है। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चंस आप समझ लो और अच्छे से पढ़ाई कर दो। ऑल द बेस्ट।